हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं इसका बदला लिया जाना चाहिए, तो वही मैं कह रहा था कि बदला कब लेना है, कैसे लेना है, किस रूप में लेना है, ये पहले इसका निर्णय होना चाहिए। जी, आप म्यूट हो गए हैं तुफैल जी। म्यूट हैं आप। अब थोड़ी जी। सी बेहतरी होगी। जी। मुझे अपने शोल्डर्स रखने हैं सामने, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं एक रिंकू की हत्या, इसकी पूरी परिस्थिति जो जानकारी मुझे मिली है, बल्कि मैं 6 बजे से ऑनलाइन था और कोई 1000-1500 व्यूअर्स के बाद मैंने उसे डिलीट किया, इसलिए कि मेरी जानकारी गलत थी। उसकी पीठ में चाकू लगा है कि किसी के ये जानने से कि किसी की पीठ में चाकू लगाए तो मानसिकता ये बनेगी कि वो भाग रहा होगा, पीछे से मारा गया। सच ये नहीं है। वो लड़का वीर था। यहाँ जो शुद्धियों के काम कर रहे हैं लोग, उनमें से एक था। उस टीम का हिस्सा था वो बच्चा। आजकल धन संकलन के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए टीमें निकल रही हैं और वो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला हम आए हैं, वो मंदिर वहीं बनाया है वगैरह, इस तरह की नारेबाजी। तो उसकी बहस हुई, झगड़ा हुआ। तो उसने इन लड़कों ने उससे कहा कि तू बहुत बन रहा है आजकल, बड़ा उछल रहा है। तो उसने कहा हाँ, मैं ऐसे ही उछलता हूँ और उछलेंगे हम। झगड़ा हुआ, वो घर आ गया। उसके घर में ये 3-4 लोगों ने हमला किया। उसने लाठी से एक का सर फाड़ दिया। उस पर लोग झपटे तो इसकी मां ने उसके हाथ से लाठी छीन ली और उसको पलट लिया, खींच के अपनी तरफ खींचा तो पीछे से इसकी पीठ में चाकू मारा गया है। घटना ये है। ये लड़का पौरुषवान था। जिन लोगों ने वो समय मुझे सुना होगा, मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने गलत जानकारी दी और मुझसे चूक हुई। एक वीर बच्चे के बारे में मैंने गलत बात कही। मैं इस पर उसकी मां से और अपने सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, बल्कि एक घटना से बात करना चाहूंगा। ये कोई 35 बरस की पहले की घटना है। उस जमाने में एसी किसी किसी के पास होते थे। तो मई जून की गर्मियों में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, काशीपुर, उन सब के लोग नैनीताल आ जाते थे। बहुत भीड़ हुआ करती थी। आजकल तो सबके घरों में एसी है, ऑफिस में, गाड़ियों में। तो अब वो हिल स्टेशन के मूवमेंट उतने नहीं होते, पहले बहुत होते थे। तो वहां मेरी भेंट रामपुर के कई लोगों से हुई, पठान थे। तो उनसे कुछ दोस्ती हुई। मैं शायर था, उर्दू का आदमी था, तो मुलाकातें होती थी। तो पता लगा कि एक साहब, अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं थोड़ा सा उठ के बताऊं तो ये बाहें फूल जाती हैं और चौड़ा होकर आदमी निकलता है। तो वो गली में जा रहे थे सड़क पे। तो मोहल्ला था, उनके खालू ने, यानी उनकी मौसा ने आवाज दी, ए फलाने। तो उन्होंने आए, सलाम करके बैठ गए। भाई ये पक्खे निकाल के, चौड़े होके, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, खालू आपके सामने पक्खे निकालेंगे? आपके बच्चे हैं? नहीं, हमारी गली में पक्खे नहीं निकलेंगे। पठान थे वो भी। तो उसने कहा कि खालू चलेंगे तो हम ऐसे ही। तो खालू ने एक झापड़ उसके कस के रसीद किया। उसने अंटी में से तमंचा निकाला और 2 फायर उसके मारे, वहीं ढेर कर दिया। खालू मर गए। वो घर आ गया। पुलिस केस हुआ, बॉडी ले जाई गई, पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन पोस्टमार्टम करके बॉडी आई। उन साहब की बीवी खड़ी हो गई कि भाई जनाजा एक नहीं उठेगा, जनाजे तो 2 उठेंगे। उनके बेटे ने कहा, क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जनाजा एक नहीं उठेगा। वो साहब निकले और उन्होंने अपने खालू को, यानी इनकी मां की बहन के पति, इनके मौसा को उन्होंने मार दिया। एक दूसरे के बाप मार दिए गए। 2 कत्ल हो गए। उनका पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी रोकी गई। मोहल्ले में ही थे। 2 जनाजे साथ निकाले गए और ये दोनों लोग जेल गए। पुलिस केस हुआ। मिक्की मियां नवाब रामपुर के छोटे भाई वहां के एमपी थे। इन्होंने, इन तक बात पहुंची तो इन्होंने बीच बचाव कराया। रामपुर के अपने प्रोनाउंसिएशन है, जैसे हैदराबाद में क
जो बड़ा काफ है जिसमें नुक्ता लगता है, कबीला वाला, इसे खबीला बोलते हैं, का को खा बोलते हैं, ये हैदराबाद। ऐसी रामपुर के अपने प्रोनाउंसिएशन है, वहां मिलाप को मिलाफ कहा जाता है। तो इन्होंने मिलाफ कराए, हाथ मिलवाए और दोस्ती हो गई। पौरुष का भगवती कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं था, मर गया तो मौर्य साम्राज्य नष्ट नहीं हो गया, चक्रवर्ती साम्राज्य नष्ट नहीं हो गया। तुम किसको बचा रही थी और उसका नतीजा क्या निकला? यही वो समाज है जिसकी, इसी समाज की एक महिला, अफगानी पठान, मूलतः गुजर और जाट हैं, हमारे ही लोग हैं, उसी समाज की महिला कहती है कि एक जनाजा नहीं उठेगा। उसने बेटे को पौरुष के लिए ललकारा और उसने बदला लिया, प्रतिकार लिया, हाथों हाथ फैसला हो गया। ये भगवती अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है और इसमें वो मारा जाता है। किस लिए बचाने की कोशिश करती है? कि उसके बुढ़ापे का सहारा बने। अब क्या होगा? तुम्हारी मूर्खता तुम्हें सूझता है कि तुम ही लोगों में से दुर्गवाती थी, तुम ही में से चेन्नम्मा थी। कहां ले जाओगे अपने समाज को? वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो पौरुषवान लड़का था, वीर था। तुमने जो दूध उसे पिलाया, वो उसकी धमनियों में रक्त बनकर दौड़ा, वो उस पौरुषवान लड़का था, और तुमने, उसकी मां ने उसे, उसके मृत्यु का कारण बन गई, तुमने उसको मरवा दिया कि झगड़ा मत कर। उसने तो फोड़ ही दिया था, उसके बावजूद वो जूझ रहा था। 14-15 लोगों ने हमला किया, फिर वो मारा गया। ये एक घटना हम सबको सोचनी चाहिए। ये जो 14-15 लोगों ने हमला किया, ये सस्टेन कैसे करेंगे? मैं अब इस विषय पर आता हूं। उसकी मृत्यु कष्टदायक है। कल मैं भी मारा जा सकता हूं, नीरज अत्री भी मारे जा सकते हैं। हम जो राष्ट्रवादी कार्य क्या कर रहे हैं कि हम जो ये 1200 वर्षों से हमारी धरती पर और 1500 वर्षों से विश्व भर में एक आतंकी विचारधारा, जो मूलतः माफिया जैसी राजनीतिक विचारधारा है, जो सारे विश्व को कब्जा करना चाहती है। मोहम्मद का खुतबा है, उन्होंने अपने साथ के लोगों से पूछा मक्का में कि मैं तुमसे, मुसलमान थे, तुमसे कहूं कि सामने ये पहाड़ी, इसके पीछे एक फौज है, तो तुम क्या मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे, मुसलमान थे। उनका, मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिसके बूते तुम सारे अरब पर गालिब आओगे, काबिज हो जाओगे, हावी हो जाओगे, वर्चस्वी हो जाओगे, और तुमने सही ढंग से चले तो सारी दुनिया तुम्हारे ताबे होगी। बड़े पैमाने पर ये कर दिया है। आज इस्लाम को चलाने वाला कोई संचालक नहीं है। शियों के लिए ईरान और सुन्नियों के लिए सऊदी अरब, और भी डिफरेंट फिरके हैं, उनके अलग अलग देश हैं, मगर उनके कहने पर सब कुछ नहीं चलता। यह स्वाभाविक रूप से चल रहा है। कल को अगर सऊदी अरब का डीजल पेट्रोल निकलना बंद हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था डूबेगी नहीं। साल में हज के नाम पर और 11 महीने उम्रा, सारी दुनिया के मुसलमान करोड़ों की तादाद में वहां आते हैं। एक वर्चस्वी, एक प्रभावी, एक हावी हो जाने वाली ऐसी विचारधारा सारे संसार के मुसलमान मन में सोचते हैं। कम से कम उनके अंदर मोटे पैमाने पर यह बात है कि हम अरब के शेखों की खिदमत करें। ये शेख जो सिर्फ सेक्स, अय्याशी के अलावा कुछ नहीं करते। जो आज पेट्रोल निकल रहा है, जो वहां 5 स्टार होटल पहुंचे मक्का मदीना में, जो सारे सिस्टम है, वो गैर मुसलमानों के लगाए हुए हैं। उनका किया धरा कुछ नहीं है। पेट्रोल निकालने में उनका कोई काम नहीं है। ये दुनिया की कंपनियां हैं जिन्होंने निकाला है, मगर इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। एक वर्चस्वी विचारधारा है जो संसार की हर शक्ति को, हर ताकत को, और तीनों विचारधारा ऐसी, ईसाइयत अब लगभग नष्ट प्राय है, मगर कम्युनिज्म वो भी ऐसी विचारधारा, और हमारी इस्लाम भी ऐसी विचारधारा है। ये सोचती है कि यही सही तरीका है और सारी दुनिया के हर स्रोत को उनके हाथ में होना चाहिए। इस विचारधारा के खिलाफ हम लोग खड़े हैं।
हमारी स्थिति ईमानदारी से रावण रथी विरथ रघुबीरा, कि विभीषण सोच रहे हैं कि रावण तो रथ पर बैठा हुआ है और रघुवीर के हाथ में कुछ नहीं है, जमीन पर खड़े हैं। मगर ऐसा ही होता है तो हम मारे जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा? हम भगीरथ, मानधाता, सगर, दिलीप, पृथु, रघु, भगीरथ बड़े तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राटों के वंश के हैं क्या? हमारे जाने से क्या होगा? अधिकतम यही तो है ना कि हमारी पत्नी को जो हम कुछ दे सकते हैं, अपने बेटे के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वो नहीं मिलेगा। हम समझते हैं, ये हम मानते हैं, मगर जो हम ये मानते हैं कि अगला जन्म फिर लेना है, तो शत्रु के हाथ मारा जाना तो परम सम्मान का, गौरव का विषय है। इसमें डर क्या है? हमारे प्राण जाएंगे तो क्या कठिनाई है? हम काम भी तो ऐसा कर रहे हैं, या तो समर्पण कर दीजिए। मैं एक नाम लेता हूं, सामने का नाम है प्रेमचंद की कहानी है, लगभग 80, 90, 100 साल पुरानी कहानी है, जिसमें अफगानिस्तान के निचले इलाके से, पेशावर से ऊपर से भागकर आने का और सारा वर्णन है उसका, कि एक काफिर हिंदू भागा जा रहा है और मुसलमान उसका पठान पीछा कर रहे हैं। ये पठान पहले गुजर थे, जाट थे, इनका पीछा अरब करते थे, ईरानी करते थे, तब ये मुसलमान बन गए। इन मुसलमानों ने आगे के लोगों को मुसलमान बनाया, वो आगे के लोग यहां कर रहे हैं, हम इनके चलते हुए रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पहिए पलटना चाहते हैं। तो ये जो इसका आनंद ले रहे रथ का, ऐसी मत शांत हो जाएंगे, छोड़ देंगे? 1200 वर्ष से राष्ट्र युद्ध में है, तो युद्ध में प्राण जाएंगे, प्राण लिए जाएंगे, इसमें समस्या क्या है? इसमें कोई भी कठिनाई नहीं, मगर इसकी जो सप्लाई लाइन है वो कहां से है, ये चिंता का विषय है। अब मैं उस विषय पर आता हूं जिसकी बात हम लोग करनी थी। मैं एनसीआर में रहता हूं, दिल्ली के आसपास, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, होडल, पलवल, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, 8 तो ये हैं। स्पार्टकस पूछ रहे हैं कि आज कैब कहां है? भाई सर्दी नहीं है, नोएडा में गर्मी है। 24 घंटे सर्दी में रह थोड़ी रहना है, अब गर्मी है। तो 8 ये शहर हैं और बीच में एक नोएडा, ये दिल्ली। इसकी कम से कम आबादी 4, 4.5, 5 करोड़ है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है कि बिहार से 50,000 लोग इधर आ गए, तो उधर से लोग आ गए, महीने 2 महीने 4 महीने काम किया, वापस चले गए, ये होता रहता है। हम इसे कम करके 3 करोड़ मान लेते हैं कि 3 करोड़ लोग यहां हैं। आपको ध्यान है, मैं इस पर थोड़ी बात करके चुका हूं कि आप में से कल, परसों, 3 दिन 4 दिन पहले किसने फल खाया था? तो आप पाएंगे हफ्ते में बेसिक एक फल माने लेते हैं, केला। बस कल परसों कितना? ये 3 करोड़ की पॉपुलेशन 10%, यानी 30 लाख लोगों को एक केला रोज, और कम कर लीजिए 3 लाख 1% को, इतना तो कम से कम केला खाएंगे। 3 लाख केले का व्यापार, ये आपके हाथ से निकल गया। सब्जी का व्यापार, मीट का, कसाई का व्यापार आपके हाथ से निकल गया। 3 करोड़ लोगों में आधी महिलाएं, 1.5 करोड़ मान लिया, 1.5 करोड़ का भी आधा कि पुरुष निकाल दीजिए, बच्चे निकाल दीजिए, 75 लाख। 75 लाख लोगों को महीने में कम से कम एक बार बाल कटवाने हैं। 75 लाख को 100 रुपए से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें 500 रुपए वाले बाल काटने के सेंटर भी हैं, तो 50 रुपए वाले भी हैं। 10 रुपए में बाल कहीं नहीं कटते ना एनसीआर में। 75 लाख इंटू 100, इतने का व्यापार आपके हाथ से गया। ये वो व्यापार है जो इसको नर्चर करता है, खाद देता है, यहां से पैसा पहुंचता है। इस 3 करोड़ की आबादी में 1%, 3 लाख और कम, -0.1%, 30,000 लोगों के मकान तो बन रहे होंगे निश्चित रूप से। मकान बनाने में एक टिपिकल काम होता है, जो एक पर्टिकुलर
टाइप का है, हर एक से नहीं होता। लिंटर डालना, कंक्रीट की छत डालना, इसके लिए मिक्सर आते हैं और उसमें मिक्सर में कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, ये रेत वेत डालने वाले, पानी डालने वाला अलग ग्रुप होता है। इसका डेली ठेका बनता है और इसका पूरा कार्य एनसीआर में बांग्लादेशियों के हाथ में है। एक दिन में 2, अगर वो स्पीड पर हैं, छोटी छत है तो 2 तक डाल लेंगे, 3 तक डाल लेंगे, 2 छत, 1 लाख रुपए का ठेका। जरा कैलकुलेट कीजिए, आप में से कोई बताएगा 30,000 इंटू 1 लाख कितना पैसा होता है? 300 करोड़ डेली। इतना बड़ा व्यापार रिलायंस को भी चौंका दे, इतनी बड़ी राशि है, आपके हाथ से निकल गया। आप काम नहीं करना चाहते, आप, मैं, नीरज जी, कोई भी, हम काम नहीं करना चाहते, हमको ये काम छोटे लगते हैं। हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, कंप्यूटर कूटने बैठ जाता है। मैं जिस व्यापार में हूं उसमें मुझे पटवे की जरूरत पड़ती है। पिछले 15 दिन से मुझे पटवा उपलब्ध नहीं हो पाया है। पटवा जो मोती पिरोता है, एक पटवा, 2 हैं, एक भतीजा है और एक उसका मौसा है। जो मौसा है वो 1800 रुपए लेता है, जो भतीजा है वो 1200 लेता है। सुबह 7 बजे वो कहीं पहुंच जाता है, 10 साढ़े 10 तक एक जगह काम करता है, उससे वो 700 रुपए ले लेता है। उसके बाद वो 1800 रुपए या 1200 का काम करता है, 6 बजे की ड्यूटी निपटा कर उसके बाद 3 घंटे कहीं और करता है। ऑलमोस्ट एक आदमी 3000, एक आदमी 2000 रुपए रोज कमाता है, यानी एक 60,000 और एक 90,000। और मैं उसे बुलाना चाहता हूं, 30,000 करोड़ आ गया, मैं उसे बुलाना चाहता हूं तो वो हफ्ते भर बाद का टाइम देता है। मैं उसे, वो नाश्ता सुबह से 7 से 10 वाली शिफ्ट में किसी के पास करता है, 10 से शाम की 5 बजे वाली शिफ्ट में वो लंच मेरे पास करेगा, अगर मेरे पास काम करेगा 2 बार चाय पिलाऊंगा। सारी जिम्मेदारी उसकी हमने उठा रखी है। एक 90,000 कमा रहा है, एक 60,000 कमा रहा है, एक दिन भी खाली नहीं है, मगर ये काम छोटा है। जिसमें शारीरिक परिश्रम लगता है उस काम को हम छोटा समझते हैं, और जिसमें हम कॉल लगा के ये बंद गला ऊपर तक पहन के बैठते हैं, वो काम हमको श्रेष्ठ लगता है। क्या ये छोटा काम है? 30,000 करोड़, कल्पना करें, इतनी बड़ी रकम किसके हाथ में है? वो जो बिल्कुल लेबर क्लास है, जिसको जैसे मर्जी आए मुल्ला गाइड कर देगा। ये जो 12-14 लोग हैं, इनके मुकदमे होगा क्या? आज केस हुआ, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में सब गिरफ्तार हो जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, सब गिरफ्तार हो जाएंगे। सेशन में इनकी जमानत हो जाएगी, सेशन में इनकी जमानत नहीं होगी, कत्ल का केस है, हाई कोर्ट तक जाएगा, साल, 1.5 साल, 2 साल में जमानत पे छूट जाएंगे। उसके बाद चौथे महीने, छठे महीने तारीख पड़ेगी, अगली तारीख पड़ जाएगी, अगली तारीख पड़ जाएगी, 15 साल तक मुकदमा खींचेगा। भारत में कत्ल के मुकदमों में 7% है सजा का औसत। इस समय के बीच में जो गवाह हैं वो गायब हो जाएंगे। मैंने अभी जो घटना बताई थी आपको, दोनों की मिलाप कराने का मतलब क्या है कि जब इनके केस की तारीख पड़ेगी तो इसके गवाह नहीं आएंगे, उनके केस की तारीख पड़ेगी तो ये गवाह नहीं आएंगे। 5, 7, 8 साल के बाद गवाहों की गैर मौजूदगी की वजह से, गवाह ना आने की वजह से केस खत्म हो जाएगा। ये जिस माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये बाप जो बैठकर छाती पीट पीट के फूट फूट के रो रहा है, इसके ध्यान में ये है कि हम पर कोई आक्रमण होता है तो हमें प्रत्युत्तर में उसका वध करने का अधिकार है। इसका भाई, इसका पिता और जो लोग थे, इनमें से किसी ने प्रहार नहीं किया। मैं ये मान सकता हूं घर में शस्त्र नहीं था। आलू काटने का चाकू है कि नहीं? साग काटते हो कि नहीं? गाजर काटते हो कि नहीं? इतना सही चाकू तो था, सिलबट्टा तो है, कुछ तो इस्तेमाल कर सकते हो। बैठकर फाए फाए रो रहे हो, इससे क्या होने वाला है?
अपने पर आक्रमण का हम प्रत्युत्तर नहीं दे सकते तो बात कैसे बनेगी किसी भी स्थिति में। और इन लोगों का क्या होगा, 15 साल मुकदमा चलेगा, वो जो गवाह आज रखे जाएंगे कुछ साल बाद उन गवाहों का उत्साह समाप्त हो जाएगा, लगातार जा नहीं पाएंगे, कोई मरमरा जाएगा, बयान नहीं हो पाएंगे और केस ठंडा पड़ जाएगा। मगर ये छोटी छोटी हिंसा है, ये उस समाज को दबा रही है जो आगे बढ़ने की ललक लेकर आ रहा है। इस संगठन के अधिकारी जिनके साथ ये काम कर रहा है वो भी जिम्मेदार है। ओके, हम बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए कोई सपोर्ट का सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। वो लड़का जिसने सर फोड़ दिया और उसकी मां नहीं पकड़ती और वो एक आध का और फोड़ देता तो भाग लेते, तो इसके ऊपर मुकदमा होता, रिंकू जेल जाता, थाना कचहरी पुलिस होती। इसकी सपोर्ट कौन करता? हाथ झाड़ के सब अलग हो जाते। कोई कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, संगठन ऐसा करते। तो मैं नाम बताता हूं, दारा सिंह को जेल में पड़े कितने साल हो गए? उड़ीसा का केस है ये। एक पादरी ने, ग्राम ने, ऑस्ट्रेलिया का पादरी था, वहां गांव के लोगों को ईसाई बनाया। इससे बर्दाश्त नहीं हुए। विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है जो कहता है, झूठ बोलता है। वो पादरी अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर गाड़ी में सो रहा था, उसने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। ये उस पर आरोप है। मैं गवाह नहीं हूं, मैंने देखा नहीं, मुझे नहीं पता। इस बात को कितने साल हो गए, वो जेल से नहीं निकला। किसी भी व्यक्ति को जो उसकी सजा है, जिस आरोप में वो अभियुक्त है, उसकी जो सजा है उससे अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये कानून है। उसके बावजूद उड़ीसा में कितनी बार भाजपा की सरकार आई है। भाजपा की सरकार आने से ये मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष के लोगों की भी सरकार आ चुकी है। वो निकला क्यों नहीं? तो उसकी भी है, रिंकू की भी स्थिति हो जाती। अगर ये पलट लेता, इसकी मां इसका हाथ पकड़ने की जगह एक लाठी लेके वो भी पिल जाती कि जय भवानी, और दोनों मां बेटे कूटते, तो क्या होता? पलट सकता था ना। अधिकतम मां मर जाएगी तो कौन सी आफत है? रानी झांसी मर गई तो कौन सी आफत आ गई? संसार नष्ट हो गया, भारत नष्ट हो गया, क्या हुआ? इतिहास में अमर हो गई ना, ये पर्याप्त है। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, मगर इसको जो नर्चर कर जहां से हो रहा है, जो मैं बात कर रहा था आपसे कि वो जो 3 लाख केले बिक रहे हैं, जो दिल्ली में चिकन तो आपको मिल जाएगा कहीं, मगर मटन कोई अपनी दुकान पे नहीं काट सकता, उसके लिए बूचरी है। 3 बूचरी हैं दिल्ली में जो मुख्य बूचरी हैं। 2 हलाल की हैं, 1 झटके की बूचरी है। मगर झटके वाली बूचरी भी बरसों से एक मेरठ के मुसलमान ने ले रखी है। ब्लंटली वो कहता है कि मैं हलाली करूंगा। तो वो जो सिखों के ढाबे हैं, जो सिखों की दुकानें हैं मीट बेचने वाली, जिसमें वो हलाल का मीट लिखकर बेच रहे हैं, वहां भी झटका मीट कह के बेच रहे हैं, वहां भी हलाली मिलता है। सिर्फ एक छोटी सी बूचरी है जो कैंटोनमेंट में है, दिल्ली कैंट में, वो झटका जरूर करती है, मगर वो 70-80 बकरे काटती है। ये जो इतने बकरे कट रहे हैं, इस मीट बिक रहा है, इससे प्रॉफिट आ रहा है। इसी से ज़कात निकलती है जो इनको नर्चर करती है। तो ये जो छोटे काम हैं, इनको छोटा बनाया किसने? मैं अब एक कठोर प्रश्न अपने मित्रों से, आपसे, स्वयं से, नीरज जी से पूछता हूं। बाल काटने वाला नाई, मैं ये घटना बता रहा हूं अपने शहर की। मैं कुमाऊं का, उत्तराखंड का रहने वाला हूं। प्लेन है मगर है तो उत्तराखंड। वहां होली गाने का रिवाज है, होली में, और कहीं ना कहीं बैठक होती है। एक पिता पुत्र जो वकील थे, उनके घर पर होली की बैठक थी। वो जन्मना नाई थे, उनके परिवार में किसी ने काम नहीं किया, वो दोनों पिता पुत्र वकील थे। तो होली गाई जा रही थी, और उसमें होता है गाते गाते कभी कोई कहीं से सुर लगा लेता है, कहीं कोई से पंक्ति उठा लेता है। तो उसमें एक पंजी थे, उन्होंने होली में सुर लगाया, पंक्ति उठाई, मर गए नौआ मर गए ममना। होली है, ठिठोली समझ के माफ कर सकते हैं, मगर नहीं, उन्होंने इस तरह से साथ में ये उस तरह का इशारा किया, लगातार ताल दी, गहरा नमक भरने के लिए।
अपने समाज के साथ हम क्या कर रहे हैं? पंत जी या मैं या और कोई या नीरज अत्री, हम ब्राह्मण हैं, हमारे 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले कोई पूर्वजों में से कोई कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण होगा। तो सत्यनारायण की कथा सुना के वो रुपए 2 रुपए की दक्षिणा लेके केले सेब जो रखे उनको उठा ले, कसार उठा के घर ले आएगा, ये सम्मान का काम है। हाँ, और जो दूसरे काम है ये छोटे काम है। अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए, और वैक्यूम नहीं रहता। आप नाई का काम नहीं करने देंगे, जलील करेंगे, नौवा कहेंगे, ठीक, उसके बाद क्या होगा? हबीब को नौवा कह लेंगे आप? उसको, उस स्पेस को किसने भरा? हबीब ने। जूते का काम ध्यान है अब में से किसी को कि चौराहे पर जो छतरी लगा के 12 महीने सर्दी गर्मी बरसात में बैठा हुआ जूते कील ठोक रहा है, सिल रहा है चमार, कभी निकलते उससे कहा राम राम भैया क्या हाल है? नहीं, उसको घटिया, उसको छोटा चमट्टा कहा। नतीजा, उसने काम छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? टेनरीज डेवलप हुई। मिर्जा टेनर 5,000 करोड़ का व्यापार है। उस काम को हमने अपने भाई से छिनवा दिया। वो भी गधा और हम भी गधे। अकलमंद कौन? पूरा व्यापार हाथ से छिन गया। तो ये जो छोटे काम हम जिनको कहते हैं, समझते हैं, यही तो हैं जो जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग के लिए पलटनें कहां से आती हैं? शाहीन बाग एक ऐसा आंदोलन है जिससे आंखें खुल जानी चाहिए कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हम सब 500, 1000, 2000 लोगों से धमकाए दबाए जा सकते हैं। कोई वहां 2 लाख लोग नहीं बैठे थे जब शुरू में उन्होंने धरने दिए थे। जब शुरू में ITO पे पहुंचे थे, पुलिस हेडक्वार्टर पे, ठंडा पानी, जनवरी का महीना था, डाला जा सकता था। केवल ठंडे पानी की वाटर कैनन की फायर की मार यही तबीयत हरी कर देती, मगर निर्णय नहीं लिया गया। परिणाम, एक ऐसी इंपॉर्टेंट रोड जहां से मथुरा फरीदाबाद जाने का रास्ता जाता है, वहां पर रास्ता रोक दिया गया। सारे नोएडा के लोग इधर से होकर अब घूम के जाएंगे। एकदम से ट्रैफिक, लाखों गाड़ियों का ट्रैफिक इस हिस्से पर आ गया। दिल्ली त्राही त्राही कर गई। 1000, 2000 लोग हमको घुटनों पर ला सकते हैं। अगर ये 1000, 2000 की जगह 20 लाख लोग आ गए तब क्या होगा? तो ये जो माता हाथ पकड़ती है ना बेटे का, ये सिर्फ अब रिंकू का हाथ नहीं पकड़ती। रिंकू ही नहीं मरता, हम सबकी आत्मा मरती है। उसके क्षेत्र के जितने लोग उसके साथ जूझते थे, उन सबको डर लगता है। हम सब दबते हैं। भारतीय समाज में जो सबसे अपेक्षाकृत शांत, कमजोर समझा जाता है, वो गुजराती हैं। गुजरातियों के लिए गुज्जू कहते हैं ना, गुज्जू डरपोक समझते हैं। सच ये है कि गुजरात में अगर दंगा होता है तो कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि तू घर में बैठ जा और कंधा ठोक के लेके जा, निकल। बिल्कुल युद्ध जैसे होते हैं। अब तो बंद हो गया, जब से गोधरा और ये अहमदाबाद हुआ उसके बाद तो बंद हो गया। उससे पहले 5-5, 7-7 हजार लोगों की भिड़ंतें होती थी। ये समाज वीर समाज है। चूंकि भारत में सबसे पुराना जो हिंदू मुस्लिम दंगा है उसका इतिहास अहमदाबाद से शुरू होता है। 1700 कुछ में हुआ था। डॉक्यूमेंटेड है ये चीजें। उस समाज ने समझ लिया कि पीछे हटने से काम नहीं बनेगा। मगर ये सच हमें कब आएगा? मंगोलपुरी में कोई नई चीज नहीं है। अभी 3-4 साल पहले बवाला मच के चुका है। तो ये जो छोटा काम है, और मैं संगठन के महापुरुषों से भी कहना चाहूंगा, प्रभु राम का मंदिर बने, स्तुत्य काम है, बहुत अच्छा कार्य है। सैकड़ों वर्षों बाद हमें वो दिन दिखाई दिया। उसकी नींव 500 वर्ष तक चल जाए ऐसा खोदा जा रहा है, सब व्यवस्था हो रही है। मगर इसका ध्यान रखें। अफगानिस्तान में आपको ध्यान होगा भी कुछ साल पहले तालिबान ने भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं तोड़ी थी। वो कोई नई नहीं टूटी थी, वो 2500 बार तोड़ी जा चुकी है। ऐसे महान लोग, ऐसे साधक अफगानिस्तान में भी थे, ऐसे मंदिर अफगानिस्तान में भी थे। काबुल का अंधार ही नहीं,
पेशावर में, ढाका में, जसौर में, खुलना में, कराची में मंदिर थे। क्या हुआ? ये मंदिर कितने दिन टिकेगा राम जन्मभूमि का अयोध्या में? प्रभु करे ये मंदिर अनंत काल तक टिके, ये यश संपूर्ण संसार में फैले। मगर इसके लिए आवश्यक है इस मंदिर को जिसने तोड़ा था उस विचारधारा को परास्त कीजिए। वो विचारधारा आज भी है। वो क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, वो दिल्ली में काम कर रही है। रिंकू को मार दिया। ऐसे काम हर जगह होते हैं, अब से नहीं हो रहे, सदियों से हो रहे हैं। इसको पराजित नहीं करेंगे तो ये मंदिर कितने दिन टिकेगा? मैं कितने दिन टिकूंगा? समाज कितने दिन टिकेगा? और राष्ट्र नहीं बचता, समाज नहीं बचता तो कुछ नहीं बचता। हम हैं तो धर्म है। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा पर हमारा आपका ध्यान नहीं है। इस पर कृपया विचार कीजिए। समाज को तैयार कीजिए, राष्ट्र को तैयार कीजिए। रिंकू के घर में आर्थिक व्यवस्था कुछ पैसा पहुंचा देंगे, ये पर्याप्त नहीं है। आवश्यक होगा, पर्याप्त नहीं है। रिंकू ने सर फोड़ा, या जहां जहां जिन्होंने सर फोड़ दिए, जिन्होंने प्रहार किए, उनके कंधे पर हाथ रखिए। मोहनलालगंज में घटना हुई है, चित्तौड़ में घटना हुई, बिसाड़ा में अखलाक, और ऐसे 50 पहलू खान, अकबर खान, अलवर के, ये सारे किस्से हैं। इन सब में मदद कीजिए। समाज पौरुषवान बनाइए, वीर समाज विकसित कीजिए। वीरता का कोई विकल्प नहीं है, और वीरता को नष्ट करने वाले जहां से चल रहे हैं उनको हर प्रकार से ध्वस्त कीजिए। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट तक मैं इतनी बात कहना